आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह। संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। राष्ट्रपति पर हमारे 10 लेक्चर आए हैं जिसको हमने अलग से एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है। राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सर्वोच्च पद भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, परंतु अमेरिकन उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। अमेरिकन उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का भाग होता है तो उसकी बैठक में भाग लेता है, लेकिन भारत में भारत का उपराष्ट्रपति कैबिनेट का भाग नहीं होता और सामान्यतः उसकी बैठक में भाग नहीं लेता। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना यह है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के अनुसार है। वेल्स ब्रिटेन में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक प्रिंस होता है, तो कहा जाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद प्रिंस ऑफ वेल्स के पद के अनुसार है, लेकिन लिया है हमने कहाँ से? अमेरिका से लिया है। तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों है, क्या योग्यताएं हैं, निर्वाचन कैसे होगा, कार्यकाल कितना होगा और क्या काम है, इन पे डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में बोला गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। योग्यताएं 66 खंड 3 में दी गई हैं। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 66 खंड 3 में दी गई हैं, जो मुख्यतः 3 योग्यताएं हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और नंबर 3, राष्ट्रपति के लिए क्या था कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अंतर यह आया कि राष्ट्रपति में बोला था लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहां बोला गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 66 का खंड 4 ये बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। लाभ का पद धारण ना किए हो अर्थात योग्यताओं में 3, भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये अनुच्छेद 66 खंड 3 में बोला गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, ये बोला गया है अनुच्छेद 66 खंड 4 में। इसके अलावा अनुच्छेद 66 खंड 2 में यह बोला गया है कि अगर कोई सांसद यानी कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी कि स्टेट असेंबली मेंबर, यानी कि या तो कोई एमपी या फिर स्टेट असेंबली का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो जिस दिन से उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका संसद और विधानमंडल की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। मेन ये है भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 66 खंड 4 में बोला गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए ना हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो कैसे होगा, वो ये बोला गया है अनुच्छेद 66
खंड 1 में बोला गया है। सबसे पहले निर्वाचक मंडल कौन होगा? हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर थे। इलेक्टेड मेंबर इसलिए था क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में 14 मेंबर अपॉइंट करता है। लेकिन यहां पर दो बातें ध्यान रखना। पहला, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बोले गए हैं, ऑल मेंबर्स, यानी कि सभी सदस्य भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे और उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य भाग लेंगे। और दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे थे, परंतु यहां पर विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो कुल मिला के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आएंगे, जो हो गए 545 प्लस 245, यानी कितना आ गया? 790। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोटर होंगे 790, 790। और राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटर होंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटर्स कितने होते हैं। कुल मिला के उपराष्ट्रपति चुनाव में मैक्सिमम वोटर कुल कितने हो सकते हैं? 790, 790 हो सकते हैं। निर्वाचन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करवाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी का भी चुनाव हो, इनके चुनाव में एक पीठासीन अधिकारी होता है, जिसको बोलते हैं चुनाव का पीठासीन अधिकारी। इंग्लिश में बोलेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक पीठासीन अधिकारी होता है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी है वो राज्यसभा का महासचिव होता है, राज्यसभा सेक्रेटरी, राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी होता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी होता है। लेकिन सामान्यतः होता ऐसा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार लोकसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी होता है, तो दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी होता है। यानी कि बारी बारी से होते हैं। एक बार लोकसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में होगा और दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सामान्यतः राज्यसभा का महासचिव ही पीठासीन अधिकारी के रूप में होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में होता है, अर्थात इसी की देखरेख में चुनाव को संपन्न कराया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने थे? 50 और 50। पर प्रस्तावक मतलब प्रपोजल, जो आपके नाम का प्रस्ताव करें। अनुमोदक मतलब सेकेंडर, जो इनका सपोर्ट करें। तो 20 और 20 कुल कितने होगा? 40। ये 40 कौन होंगे? ये 40 से 790 में से होंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कितना था? 50 और 50, 100। और वो 100 कितने में से होंगे? लगभग 5000 में से। लेकिन यहां पर 20 और 20 40 चाहिए, जो 790 में से होंगे, यानी कि जो वोटर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें से होंगे। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और नामांकन राशि 15,000 रुपए नॉमिनेशन फी। सेम बात है। अगर कुल वोट का 1/6 नहीं मिला तो नामांकन राशि जब्त हो जाएगी। सेम वही बात है जो बात हमने वहां पर की थी। अगला पॉइंट, तो चुनाव आयोग कराएगा। निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होगा। 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए, 15,000 रुपए की नामांकन राशि चाहिए। अब इलेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, अप्रत्यक्ष, समानुपातिक, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल, एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल और गुप्त मतदान मतलब सीक्रेट बैलेट। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। जब राष्ट्रपति पढ़ाया था मैंने वहीं बताया था कि यही उपराष्ट्रपति में काम आएगा। सेम चुनाव की प्रक्रिया वही है, नो चेंज।
बस अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक वोट वैल्यू होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति की वोट वैल्यू एक ही गिनी जाती है। यानी कि 790 वोटर होंगे ना कुल, तो वोट वैल्यू भी कितनी होगी? 790। और आपको पता ही है कि चुनाव जीतने के लिए एकल संक्रमणीय के अनुसार, सिंगल ट्रांसफरेबल के अनुसार न्यूनतम कोटा लाना पड़ेगा। मिनिमम कोटा क्या होगा? टोटल वैल्यू वोट अपॉन 2 + 1, ये आपका मिनिमम कोटा निकलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सब कुछ वैसा ही है, बस अंतर यह है कि वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति का मतमान एक से अधिक था, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति का मतमान, एक MP का मतमान एक ही होगा। आर्टिकल 71 ये बोलता था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 71 भी ये बोलता है अगर उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 11वां संविधान संशोधन 1961 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई पद खाली होता है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित तारीख पर होगा। सेम ये भी ये बात बोलता है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई पद खाली है तो चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव निर्धारित तारीख पर ही होगा। सारी बातें राष्ट्रपति के समान हैं। जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है वो पहले राष्ट्रपति की पूरी सीरीज को जाके देखें, समझें, उसके बाद इस पर आए, क्योंकि इस पर पूरा 1 दिन दिया था मैंने, अभी मैंने 2 मिनट के अंदर इसे खत्म कर दिया, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा, शपथ ओथ, वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में अधिकांश संवैधानिक पदों की शपथ अनुसूची 3 में है, शेड्यूल 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ नहीं थी। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में थी, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है। राष्ट्रपति की शपथ कहां थी? आर्टिकल 60 में। कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, आर्टिकल 69 में है। राष्ट्रपति की शपथ क्या था? राष्ट्रपति की शपथ में मैंने आपको पढ़ाया था, संविधान और विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। उपराष्ट्रपति की शपथ में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। वेतन यानी कि सैलरी 4 लाख पर मंथ होता है। 4 लाख पर मंथ इसकी सैलरी होती है। ध्यान देना, जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ये 2 काम कर रहा है, एक तो उपराष्ट्रपति का और दूसरा राज्यसभा का चेयरमैन। तो ध्यान रखिए, इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते मिलती है, यानी कि राज्यसभा का सभापति पद की इनको सैलरी मिलती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं है भारत में। उपराष्ट्रपति का डबल रोल है ना, एक तो उपराष्ट्रपति है और दूसरा राज्यसभा का चेयरमैन भी है। तो सैलरी जो मिलनी है वो राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते मिलनी है। और फिर वही बात कि जब तक ये अपने पद पर है तब तक कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टेन्यूर, अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है अनुच्छेद 67 में दिया गया है और बोला गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 5 इयर्स। और 5 वर्ष कब से होगा? 5 वर्ष वही शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा, पहली बात। दूसरी बात, उससे पहले अगर त्यागपत्र देना है तो उससे पहले त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ये भी ध्यान रखना, अगर उससे पहले रिजाइन देना है कि त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा भी सकते हैं। पद से हटाना मैं उसको रिमूवल बोलूँगा। देखिए, वास्तविक तौर पर महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, उपराष्ट्रपति अन्य पदों के लिए नहीं होता। मैं बोलूँगा इनको पद से हटाना। इनको पद से कैसे हटाएंगे? इनकी उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है, यानी कि पार्लियामेंट हटा सकती है। कैसे हटाएगी? चलिए, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना था तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार क्या था? आधार था संविधान का उल्लंघन, यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, इसके लिए कोई भी आधार संविधान में दिया नहीं है।
वहां आधार था संविधान का उल्लंघन, यहां पर कोई आधार नहीं है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव या तो लोकसभा ला सकती है या राज्यसभा, कोई भी ला सकती है। राष्ट्रपति के लिए था, परंतु उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो प्रस्ताव पहले राज्यसभा ही लेके आएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, चेयरमैन है, इसलिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा ही लेके आएगी। वो नियम जो पुराना नियम था कि प्रस्ताव लाने से पहले 1/4 का सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा के 1/4 मेंबर का प्रस्ताव के साथ सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करो ताकि अपना पक्ष रख सके या रखवा सके। 1/4 एंड 14 दिन कंडीशन दोनों सेम है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक आधार था, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव या तो लोकसभा ला सकती है या राज्यसभा ला सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाना पड़े हैं तो प्रस्ताव पहले राज्यसभा ही लेके आएगी। प्रस्ताव राज्यसभा के बाद जाएगा लोकसभा में। सबसे महत्वपूर्ण बात जहां पर 99% विद्यार्थी गलती करते हैं उसको समझिए कि प्रस्ताव पास कैसे होगा। प्रस्ताव पास कैसे होगा? राज्यसभा से प्रस्ताव जो पास होगा वो जो तत्कालिक सदस्य हैं उसके बहुमत से पारित होगा। तत्कालिक मतलब उस समय राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी से पास होगा, और लोकसभा में प्रस्ताव पास होगा साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से। मैं इसको क्लियर करता हूं, ये क्या है इसको समझिए। अच्छा, मैंने क्लासरूम में आप लोगों को मेजोरिटी पढ़ाई थी 6 तरीके की। जिन लोगों को नहीं पता मेजोरिटी कितने टाइप की होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको नहीं पता तो 6 टाइप की मेजोरिटी होती है, मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से जरूर बना दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को टाइप ऑफ मेजोरिटी नहीं पता, तब उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। वापस आइए, राज्यसभा से प्रस्ताव तत्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित होगा। इसको प्रभावी बहुमत भी कहते हैं, इसको प्रभावी बहुमत भी कहते हैं। प्रभावी बहुमत क्या होता है? देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि जो टोटल है माइनस कर दो उसमें से वैकेंट सीट। वैकेंट मतलब खाली। मान लीजिए कि राज्यसभा में कुल मेंबर है 245 और मान लीजिए कि 30 सीटें खाली हैं वर्तमान में, किन कारणों से। 245 कुल मेंबर हो सकते हैं, 30 सीटें खाली, तो बचा कितना? 210। तो यानी कि जो बहुमत आएगा वो 210 का आएगा। कुल था 245, खाली सीटें 30 माइनस कर दी, बचा 210, यानी कि 210 का बहुमत, इसे बोलेंगे प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके बाद प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा से पास कैसे होगा? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत क्या होता है? मान लीजिए कि लोकसभा के कुल मेंबर हैं 542, यहां पर 30 सीटें खाली हैं, यहां पर भी मान लीजिए 30 सीटें खाली हैं, तो सीट कितनी बची? 510 कुल सीट भरी हुई हैं। लेकिन माना कि जिस दिन वोटिंग होनी है, जिस दिन वोट पड़ना है, उस दिन 510 के 510 नहीं आए, 60 लोग नहीं आए, मान लीजिए 60 लोग नहीं आए, तो 510 भरी हुई सीट है, 60 नहीं आए, तो कितना आया? 450। 450 का मेजोरिटी आपको निकालना है। कुल मिला के मेरे कहने की बात यह है कि प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत कुल सीटों में से खाली सीटें घटा दो तो उसका जो बहुमत आएगा वो प्रभावी बहुमत होगा। कुल सीटों में से खाली सीटें घटाने पर और जो आज नहीं आए हैं उनको हटाने पर जो बहुमत आएगा उसको बोलेंगे साधारण बहुमत। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि राज्यसभा से जो प्रस्ताव पास होगा वो प्रभावी बहुमत से होगा, जबकि लोकसभा से प्रस्ताव पास होगा तो साधारण बहुमत से होगा। संविधान में लिखा है कि राज्यसभा से प्रस्ताव तत्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित होगा, जिसको हम प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। 2 सवाल और। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? इसके ऊपर संविधान मौन है, कितनी बार भी बन सकते हैं, संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का चुनाव पहले जो उपराष्ट्रपति है पहले वाला, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कराना होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले ही आपको नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। परंतु अगर मृत्यु, त्यागपत्र यानी कि रिजाइन या हटाया जाए उपराष्ट्रपति को
मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या हटाया जाए। अगर इन 3 केस में उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आप चुनाव कराइए जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, 6 महीने। राष्ट्रपति में इन केस में 6 महीने में चुनाव कराना था, उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में साफ लिखा है कि अगर मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण पद खाली है तो जल्द से जल्द अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। उपराष्ट्रपति की शक्तियां या कार्य क्या है? मेनली 3 है। नंबर 1, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में स्पीकर होता है ना, तो वो लोकसभा का मेंबर होता है, परंतु वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी राज्यसभा का सभापति है। पदेन सभापति मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो मतलब साफ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति होगा। ये बोला गया है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 79 आर्टिकल 89 में भी बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी सभापति होगा, और राज्यसभा का मेंबर ना होने के बावजूद भी ये मत दे सकता है। राज्यसभा में किसी बिल पर वोट कर सकता है, मत दे सकता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति कभी भी प्रथम मतदान नहीं करेगा। हमेशा उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत का मतलब अगर किसी बिल को लेके आधे हाँ बोलें आधे ना बोलें तो याद रखना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट वाइस प्रेसिडेंट देगा। तो मतलब बड़ी खास बात है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी सभापति है, और दूसरा राज्यसभा का सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी निर्णायक मत दे रहा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है राज्यसभा में, तो पहली बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। नंबर 2, उपराष्ट्रपति उस दिन निर्णायक मत भी नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, अर्थात यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। अनुच्छेद 65 बोलता है अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। अनुच्छेद 65 के खंड 1 में बोला गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग, अगर इनके कारण यानी कि इम्पीचमेंट के कारण, अगर इन तीनों के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तब उसे राष्ट्रपति न बोल के बोलना कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं उसको। तब आप सुनिए, इसका खंड के बोलता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक काम करेगा अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, त्यागपत्र हुआ है या महाभियोग है। केस नंबर 2 ये बोलता है 65 का कि अगर राष्ट्रपति अन्य कारण से अनुपस्थित है, अन्य किसी कारण से अनुपस्थित है, बीमार या कोई और रीजन है एब्सेंट होने का, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति वापस ना आ जाए। यानी कि यहां पर इन केस में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा 6 माह तक मैक्सिमम, यहां पर तब तक जब तक राष्ट्रपति वापस ना आ जाए। और नंबर 3 ये बोलता है कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते मिलेंगे। जो वेतन, भत्ते, सैलरी और अलाउंस राष्ट्रपति को मिलते हैं वही उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। मुझे जरा आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर
उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो क्या उसको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ेगी? क्योंकि उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ तो पहले ले चुका था, लेकिन अब उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ रहा है। तो क्या उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से पहले राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा कि नहीं लेगा? अंतिम पॉइंट, तीसरी पावर, कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, वो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति के बाद हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिकन और भारतीय उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया है। भारत का उपराष्ट्रपति किसके समान है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद अगला हमारा चैप्टर होगा प्रधानमंत्री, और उसके बाद मंत्रिपरिषद। आपको जो सवाल पूछे गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।